नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है: उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसमें हमने उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ा था। मरुस्थल के प्रकार हमने पढ़े थे और हमने ये भी जाना था कि जो उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। तो किस तरह से हमने 2 भागों में बांटा था उसका थोड़ा मैं वापस रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, इस प्रकार से ये एक राजस्थान का मैप हो गया। यहाँ देखते हैं हम, देखो इस प्रकार से ये अरावली पर्वतमाला है, ये राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। इसके समांतर हमने पढ़ा था कल 50 सेमी समवर्षा रेखा है अरावली पर्वतमाला के। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अरावली पर्वतमाला है इसके पूर्व में जो वर्षा होगी वो 50 सेमी से अधिक होगी और इसके पश्चिम में जो वर्षा होती है 50 सेमी से क्या होती है, कम होती। यानी ये जो भाग आपको दिख रहा है अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की तरफ, इस पूरे भाग में जो वर्षा होती है 50 सेमी से क्या होती है, कम होती है, और इस भाग में जो वर्षा होती है 50 सेमी से क्या होती है, अधिक होती है। ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। अब देखो, इस मरुस्थलीय क्षेत्र को हमने 2 भागों में बांटा था। यहां पर देखो एक रेखा है 25 सेमी समवर्षा रेखा, 25 सेमी समवर्षा रेखा। तो ये 25 सेमी वर्षा रेखा जो है ये अरावली पर्वतमाला को 2 भागों, माफ कीजिएगा, मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। तो सीधा सा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी वर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है। तो हमारा उत्तर होगा 25 सेमी वर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है। देखो, इस 25 सेमी वर्षा रेखा के पूर्व में ये जो भाग है, 25 सेमी वर्षा रेखा के पूर्व में जो भाग है, यहाँ जो वर्षा होगी वो 25 सेमी से क्या होगी, अधिक होगी, लेकिन 50 सेमी से क्या होगी, कम होगी। ठीक उसी प्रकार इस 25 सेमी वर्षा रेखा के जो पश्चिम का ये जो भाग है, यहाँ जो वर्षा होगी वो क्या होगी, 25 सेमी से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 25 सेमी वर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। अब अगर इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाए कि मान लो कि ये पूरा मरुस्थल है, मरुस्थलीय भाग का पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन सी वर्षा रेखा करती है, इस मरुस्थलीय भाग की पूर्वी सीमा कौन सी होगी, ये होगी। तो यहाँ कौन सी वर्षा रेखा हो जाएगी, ये 50 सेमी वर्षा रेखा जो है ये मरुस्थलीय सीमा, जो मरुस्थलीय जो है क्षेत्र है, इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। अब देखो, यहाँ एक और वर्षा रेखा है 10 सेमी वर्षा रेखा। ये भारत और, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान और राजस्थान की सीमा बनाती है। तो पाकिस्तान और राजस्थान की जो सीमा है कौन सी वर्षा रेखा बनाती है, 10 सेमी वर्षा रेखा बनाती है। या यूं क्वेश्चन बन सकता है कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन करती है, 10 सेमी वर्षा रेखा करती है, जबकि पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करती है, 50 सेमी वर्षा रेखा करती है। तो अब हम लेके चलते हैं। देखो, ये जो 25 सेमी वर्षा रेखा है, इसका इस तरफ का जो भाग है, ये वाला भाग जहां पर वर्षा 25 सेमी से अधिक होती है, इसको हम बोलते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और ये वाला जो भाग है जहां पर वर्षा 25 सेमी से क्या होती है, कम होती है, इसे हम बोलते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इस प्रकार से मरुस्थल को 2 भागों में बांटते हैं। जहां पर वर्षा 25 सेमी से अधिक होगी उसे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और जहां वर्षा 25 सेमी से अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। देखो, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो कौन सा, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। देखो, बालू का स्तूप का मतलब होता है रेत के टीले, यानी ऐसा क्षेत्र जहां रेत के टीलों का निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ये कितना भाग बनाता है, 58.50% भाग बनाता है। और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी जहां पर रेत के टीले नहीं बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश बोलते हैं। अब देखते हैं भाई बालू का स्तूप क्या क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश किसे कहेंगे, ऐसा क्षेत्र जहां रेत के टीले बनते हैं, ऐसा क्षेत्र जहां रेत के टीले बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहते हैं। अब देखो, रेत के टीले ने बालू का स्तूप किस किस प्रकार के होते हैं उसके टाइप्स हम देखते हैं। देखो, पहला आता है अनुदैर्ध्य, या इसको हम रेखीय भी बोलते हैं, या पवनानुवर्ती भी बोलते हैं, या सीपी भी बोलते हैं। ये चारों नाम इसी के, अनुदैर्ध्य को चाहे रेखीय बालू का स्तूप को, या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप को, चाहे सीप को। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप क्या होता है, देखो ये पवन की दिशा के समांतर बनते हैं। कैसे बनते हैं,
पवन की दिशा के समांतर। जैसे मान लो कि ये पवन की दिशा हो गई, इस पवन की दिशा के, यानी जब इस तरह से हवा चलेगी तो ये अपने साथ क्या करेगी, रेत को भी, बालू को भी क्या करेगी, उड़ा के ले जाएगी। इस प्रकार से क्या होगी, ये रेत ऐसे जम जाएगी, ऐसे पवन की दिशा के समांतर। ठीक है, यानी ऐसे बालू का स्तूप जो पवन की दिशा के समांतर बनते हैं, या ऐसे रेत के टीले जो पवन की दिशा के, वायु की दिशा के समांतर बनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, या रेखीय बालू का स्तूप, या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, या सीप कहते हैं। देखो ये मुख्य रूप से कहां बनते हैं, देखो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और पश्चिमी जोधपुर। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप अपने को कहां देखने को मिलेंगे, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर में अपने को देखने को मिलेंगे। अगला आता है अपना अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। देखो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो है ये वायु की दिशा के लंबवत बनते हैं, वायु की दिशा के लंबवत बनते हैं, और इनके निर्माण में क्या होता है, अगर कोई अवरोध हो तो इसका निर्माण होता है। जैसे मान लो यूं समझ लेते हैं, ये कोई अवरोध है और ये इस तरह से इस दिशा में वायु बह रही है, ये वायु की दिशा हो गई, समझे इसको, देखो ध्यान से, ये वायु की दिशा हो गई और ये कोई अवरोध है। जब ये वायु जाएगी यहां से इस तरह से, तो ये इस अवरोध से टकराएगी और थोड़ी सी वायु इधर जाएगी, थोड़ी सी वायु इधर जाएगी। यहां से जब वायु जाएगी तो साथ में रेत भी उड़ा के ले जाएगी। जब ये रेत उड़ा के ले जाएगी, देखो तो जब यहां से वायु इस अवरोध से टकराएगी इस तरह से, तो वायु इस तरफ जाएगी, थोड़ी वायु इधर जाएगी और थोड़ी वायु इधर जा जाएगी। इस तरह से यहाँ पर ये रेत के ढलानी, ये तो हो गई वायु की दिशा, और ये क्या बन गया, बालू का स्तूप बन गया इस तरह से। यानी ये क्या बन गया, इसके लंबवत यानी समकोण पर, इस तरह से, इस तरह से देखो ये क्या बन गया, समकोण। ठीक है, यानी ये वायु की दिशा के समकोण पर बनते हैं, क्योंकि वायु किसी अवरोध से टकराएगी तो इधर चली जाएगी, तो यहाँ रेत जम जाएगी। ठीक है, तो यहाँ अवरोध के कारण बनते हैं, इसलिए इस अनुप्रस्थ बालू का स्तूप को हम क्या बोल सकते हैं, अवरोधात्मक बालू का स्तूप भी कह सकते हैं, अवरोधात्मक बालू का स्तूप भी हम इनको कह सकते हैं। ठीक है, देखो कौन कौन से क्षेत्र में ये बनते हैं अवरोधात्मक बालू का स्तूप, जो वायु की दिशा के लंबवत में बनते हैं। देखो कहां कहां बनते हैं, देखो जोधपुर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, सूरतगढ़, सूरतगढ़ पड़ता है गंगानगर में, सूरतगढ़, रावतसर, रावतसर कहां पड़ता है, हनुमानगढ़ और चूरू, तो उन क्षेत्रों में ये बनते हैं। अगला आता है बरखान या बरछान, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको समझे। बरखान या बरछान क्या होता है, देखो ये अर्धचंद्राकार गतिशील बालू का स्तूप होते हैं। क्या होते हैं मित्रों, अर्धचंद्राकार गतिशील बालू का स्तूप। इनका निर्माण होता है, हवा की यदि कोई दिशा नहीं है, अनिश्चित दिशा में जब वायु बहती है तो इनका निर्माण होता है, और ये सबसे घातक होते हैं। मरुस्थलीकरण के लिए यह सर्वाधिक उत्तरदायी होते हैं, यानी सर्वाधिक मरुस्थल का जो निर्माण होता है ये बरखान के कारण ही होता है, ये अत्यधिक वायु प्रदान करते हैं। ठीक है, देखो क्या होते हैं, ये गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को हम क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है, यानी सर्वाधिक मरुस्थल का निर्माण बरखान के द्वारा ही होता है, सर्वाधिक वायु अपर्दन भी इसके कारण होता है। अगला कैसे बनते हैं, देखो ये अनिश्चित दिशा की वायु से बनते हैं, यानी वायु की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, बहुत ही ये घातक होते हैं। इनकी जो ऊंचाई है 10 से 20 मीटर तक हो सकती है, और लंबाई जो है इनकी 80 से 100 मीटर तक ये लंबे हो सकते हैं। देखो कहां कहां बनते हैं ये, मुख्य रूप से जो बनते हैं कहां बनते हैं, भालेरी, भालेरी कहां पड़ता है, चूरू, भालेरी, चूरू, बालोतरा यानी बाड़मेर, ओसिया, ओसिया कहां पड़ता है, जोधपुर, रावतसर अभी हमने देखा था कहां पड़ता है, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ कहां पड़ता है, गंगानगर, देशनोक कहां पड़ता है, बीकानेर जहां पर करणी माता का मंदिर है, लुणकरणसर, तो वहां पर ये मुख्य रूप से बरखान जो है अपने को देखने को मिलते हैं। अगला आता है नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप क्या होता है, देखो जब रेत के टीले एक दूसरे से जुड़ते हुए जाते हैं इस तरह से, मान लो कि ये बालू का स्तूप हो गया, ये बालू का स्तूप हो गया इसके पास में, इस तरह से एक नेटवर्क यानी जाल का निर्माण हो जाता है। जब बालू का स्तूप एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जाते हैं आगे की तरफ, तो उसे हम बोलते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप। और इस प्रकार के जो बालू का स्तूप है हमें मुख्य रूप से मिलते हैं जैसलमेर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अगला आता है तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप जो है ये मुख्य रूप से जो हमादा है उसके आसपास के क्षेत्र में मिलता है, पोखरण है, मोहनगढ़ है और सूरतगढ़ के आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसकी जो आकृति होती है वो तारे के समान होती है। अगला आता है पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप जो है ये संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं, और ये क्या होते हैं, जो वनस्पति होती है उसके सहारे बनते हैं। कोई भी इस प्रकार से मान लो कि वनस्पति होगी या कोई पेड़ हो गया, इस तरह से इस प्रकार से इस वनस्पति के सहारे इनका निर्माण होता है। ये परवलयाकार या अर्धचंद्राकार होते हैं, परवलयाकार कह सकते हो या अर्धचंद्राकार। संपूर्ण मरुस्थल में इसका निर्माण होता है पैराबोलिक बालू का स्तूप का। अगला देखते हैं हम, देखो स्क्रकाफीज बालू का स्तूप जो होते हैं ये बिल्कुल पैराबोलिक के समान ही होते हैं, लेकिन आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जो झाड़ियां होती है
इस तरह से झाड़ियां होती है, इन छोटी छोटी झाड़ियों के आसपास में इस प्रकार से, छोटी झाड़ी के पास में इस प्रकार से रेत जम जाती है, जिसे हम सब्र काफिज बालू का स्तूप कहते हैं। कहीं कहीं इसको नेबखा भी कहा जाता है, नेबखा, नेबखा या स्कर काफिज बालू का स्तूप भी इसको कहते हैं। तो ये हो गए प्रमुख रूप से अपने जो बालू का स्तूप कौन कौन से होते हैं। कई बार नाम देके पूछ लेगा आपको कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या है या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप क्या है, बरखान क्या है, तो सीधा सा क्वेश्चन आता है इसे, और सबसे ज्यादातर क्वेश्चन बरखान से पूछे जाते हैं। तो हमने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटा था, कौन कौन सा, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो ये हमने पढ़ा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अब हम बात करते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के बारे में। ये क्या होता है, इसमें कोई ज्यादा विशेष नहीं है। ये कहां होगा, देखो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश यानी ऐसा मरुस्थल जहां पर रेत के साथ क्या हो, कंकड़ भी हो, और रेत के साथ जब कंकड़ होते हैं तो उसे हम बोलते हैं पथरीला मरुस्थल। क्या बोलते हैं मित्रों, पथरीला मरुस्थल बोलते हैं। तो ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो अपने को मिलेगा पथरीले मरुस्थल के अंदर मिलेगा, और पथरीले मरुस्थल को अपन और क्या बोलते हैं, हमादा भी कहते हैं, कल हमने पढ़ा था। और हमादा जो है अपने को कहां मिलता है, एक तो पोखरण, पोखरण कहां पड़ता है, जैसलमेर, फलोदी, फलोदी कहां है, जोधपुर, और इधर पड़ता है बालोतरा। ठीक है, ये है हमादा। ठीक है, तो ये चट्टानी मरुस्थल है जहां पर देखो रेत के साथ क्या होते हैं, कंकड़ भी होते हैं, कंकड़ भारी होते हैं, जिसके कारण वो वायु के साथ उड़कर नहीं जाते, इसलिए यहाँ पर बालू का स्तूप देखने को नहीं मिलते हैं। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो हमादा के पास में अपने को मिलता है। यहाँ हमने कल पढ़ा था, यहाँ पर सीज की स्थापना की गई है, ये मैंने बताया था। सीज क्या होता है, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन, जहां पर सौर ऊर्जा के द्वारा विद्युत का निर्माण होता है, और इसका जो संचालन कर रहा है कौन करता है, अक्षय ऊर्जा निगम, जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहां पर है, जयपुर में। तो ये हमने कल देखा था। अब देखो यहाँ पर इस प्रकार से जो बालोतरा और पोखरण है, यहाँ पर क्या है, पहाड़ियां है, इस प्रकार से अवशिष्ट पहाड़ियां, बालोतरा और पोखरण के मध्य इन पहाड़ियों को हम बोलते हैं मगरा। ये क्या है, अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, अवशिष्ट पहाड़ियां। देखो मगरा शब्द जब अगर हम पढ़ेंगे तो उदयपुर में भी आएगा, क्योंकि जहां पर भी अवशिष्ट पहाड़ियां होती है उन सबको हम क्या बोलते हैं, मगरा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसके दो भाग हमने देखे थे, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब देखो मरुस्थल की जो कुछ शब्दावली है, उस शब्दावली को लेकर भी कई प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो उस शब्दावली के बारे में देख लेते हैं कि वहां कुछ विशेष प्रकार की जो चीजें हैं, जो विशेषताएं हैं, उनके लिए विशेष प्रकार के शब्द काम में लिए जाते हैं, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखो आता है लाठी सीरीज। लाठी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, मरुस्थल का नकली स्थान भी कहते हैं, या मरुस्थल का ओएसिस भी बोलते हैं। लाठी सीरीज को क्या कहते हैं, मरुस्थल का नकली स्थान या मरुस्थल का ओएसिस। अब लाठी सीरीज है क्या, देखो लाठी सीरीज देखो, पोखरण से मोहनगढ़, जैसलमेर पोखरण, पोखरण से मोहनगढ़ तक पाई जाने वाली भूगर्भिक जल पट्टी लगभग देखो 80 मीटर की, पोखरण से, कहां से, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक, पोखरण से मोहनगढ़ तक बिल्कुल रेड क्लिप रेखा जो है, रेड क्लिप रेखा के सहारे सहारे पोखरण जैसलमेर से लेकर पोखरण जैसलमेर तक, भैया पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक, पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़ तक रेड क्लिप रेखा के सारे एक भूगर्भिक जल पट्टी पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लाठी सीरीज कहते हैं। इस लाठी सीरीज के ऊपर देखो क्या है, सेवण घास, या जिसे हम बोलते हैं लिलोण घास, लिलोण घास पाई जाती है, सेवण घास या लिलोण घास पाई जाती है, जिसका वानस्पतिक नाम क्या है सेवण घास का, पूछा जाता है लिसिथुरुस सिडिकुस। सेवण घास का वानस्पतिक नाम लिसिथुरुस सिडिकुस। ठीक है, ये लाठी सीरीज जो है, ये थार के मरुस्थल में पारिस्थितिक तंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि थार के मरुस्थल में पारिस्थितिक तंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है, लाठी सीरीज। देखो ये जो सेवण घास है, सेवण घास में देखो प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण ये दुधारू पशु के लिए बहुत ही पौष्टिक होती है। और इस सेवण घास में क्या होता है, जो गोडावण जो है, राजस्थान का जो राज्य पक्षी है गोडावण, क्या करता है, इसके अंदर अंडे देता है सेवण घास के अंदर, इसलिए सेवण घास को क्या कहते हैं हम, गोडावण की शरणस्थली भी इसको हम कहते हैं। अगला देखो प्लाया। देखो प्लाया क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लाया क्या होता है, देखो अगर हम रेगिस्तान में जाएं तो वहां इस प्रकार से अपने को बालू का स्तूप मिलते हैं, जिसे हम रेत के टीले कहते हैं। इस तरह से ये भी बालू का स्तूप हो गया, ये भी बालू का स्तूप हो गया। जब बरसात होती है तो बरसात के दौरान क्या होता है कि वर्षा का जो जल होता है, ये दोनों बालू का स्तूप के बीच में देखो एक जगह दिख रही है, निम्न भूमि जो जगह नीचे है, इसमें क्या होता है, जल इकट्ठा हो जाता है।
ठीक है। इस प्रकार से दो बालू का स्तूप के बीच में जब जल इकट्ठा हो जाता है तो एक अस्थायी झील का निर्माण होता है। इस अस्थायी झील को हम क्या कहते हैं? प्लाया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाया कहते हैं। क्योंकि वहां की जो भूमि है उसके अंदर लवण की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो क्या होता है कि जब यहाँ जल बढ़ता है तो वो लवण इस जल के अंदर मिल जाता है, जिससे पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। अब देखो क्या होता है कि जब ये प्लाया सूखती है, यानी ये जल झील सूखती है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? दलदल हो जाता है, कीचड़ बन जाता है। ठीक है। उस दलदल को अपन क्या कहते हैं? रन कहते हैं। जब पानी भरेगा तो क्या कहेंगे? प्लाया झील। जब पानी सूखने लगेगा तो पहले क्या बन जाएगा? सूखने के बाद ऐसे नहीं एकदम सूख जाएगी, थोड़ा क्या बनेगा? दलदल रहेगा। उस दलदल को हम क्या कहते हैं? रन कहते हैं। ठीक है। और जब ये पूरी तरह से सूख जाता है, सूख कर मैदान बन जाता है, तो इसे हम बोलते हैं बालसन या मरहो। क्या कहते हैं? बालसन या मरहो कहते हैं। और जब इस बालसन में क्या की जाती है? कृषि की जाती है, तो उस कृषि को हम बोलते हैं खड़ीन कृषि कहते हैं। क्या बोलते हैं? खड़ीन कृषि। कई बार प्रश्न आता है कि भारत में खड़ीन कृषि कहां की जाती है? तो भारत में खड़ीन कृषि कहां की जाती है? राजस्थान में की जाती है। और राजस्थान के संदर्भ में भी अगर प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान में खड़ीन कृषि कहां की जाती है, तो राजस्थान में जो सर्वाधिक खड़ीन कृषि होती है कहां होती है? जैसलमेर के अंदर होती है। अब देखते देखो प्लाया किसे कहते हैं? बालू का स्तूप के मध्य बनी अस्थायी झीलें क्या कहलाती है? प्लाया झील कहलाती है। अगला था रन। ठीक है। अभी मैंने बताया था कि जब ये यहाँ से पानी सूखेगा तो क्या बचेगा? कीचड़ बचेगा। इस कीचड़ को हम क्या कहेंगे? रन कहेंगे। देखो रेगिस्तान में दलदली भूमि, रेगिस्तान में जो दलदली भूमि है उसे हम क्या कहते हैं? रन कहते हैं। या प्रमुख रन कौन कौन से फेमस रन है? देखो बाप, बाप भी एक क्या है? रन है। ठीक है। कहां पर है ये? जोधपुर। बाप कहां है? जोधपुर। ठीक है। दूसरा है थोब, थोब भी एक रन है, रन का नाम है। कहां पर ये? बाड़मेर में। देखो बाड़मेर को राजस्थान का मरु जिला भी कहते हैं। बाड़मेर को राजस्थान में क्या कहते हैं? मरु जिला भी कहते हैं। अब आता देखो बालसन या मरहो। बालसन या मरहो किसे कहेंगे? प्लाया के सूखने के बाद बना मैदान। जब प्लाया झील सूख जाती है तो उसके बाद जो मैदान बचता है उसे हम क्या कहते हैं? बालसन या मरहो कहते हैं। फिर आता है खड़ीन। खड़ीन किसे कहेंगे? जब प्लाया झील सूख जाती है, जब बालसन बन जाता है, तो वहां पर लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं, मोटे अनाज वगैरह उगाते हैं, बाजरा वगैरह, तो उसे हम क्या कहते हैं? खड़ीन कृषि कहते हैं। देखो प्लाया के सूखने के बाद नम भूमि में की जाने वाली कृषि। जब प्लाया झील सूख जाती है तो भूमि क्या रहती है? हल्की हल्की भूमि में नमी रहती है, तो उस दौरान जो कृषि करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? खड़ीन कृषि कहते हैं। अगला आता है लू। आप सभी जानते हैं लू क्या कहते हैं? जो गर्म हवाएं चलती है। ठीक है। गर्मी में चलने वाली स्थानीय पवन क्या कहलाती है? लू कहलाती है। गर्मी के दौरान वहां पर जो गर्म गर्म हवाएं चलती है उसे हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। अगला आता है मावठ। मावठ भी आपने सुना होगा, सर्दियों में जो बरसात होती है जिसे हम क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। ये रबी की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और मुख्य रूप से गेहूं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। राजस्थान में मावठ को सुनहरी बूंदे या गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। राजस्थान में मावठ को हम क्या कहते हैं? सुनहरी बूंदे या गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। इसका मावठ का जो कारण क्या है? देखो मावठ का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में क्या होती है? शीतकालीन वर्षा होती है, जिसे क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। इसे स्थानीय भाषा में गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदे भी कहा जाता है। ये गेहूं की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगला आता है बबूलिया। बबूलिया क्या होता है? देखो आपने देखा होगा गर्मी के दौरान क्या होता है कि एक निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है, तो वहां वायु क्या होती है? गोल गोल घूमती है चारों तरफ। चारों तरफ वायु जो है गोल गोल घूमती रहती है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? बबूलिया कहते हैं। यानी एक प्रकार का वायु चक्रवात है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बबूलिया कहते हैं। बबूलिया क्या हो गया? वायु का चक्रवात। अगला आता है पुरवैया। देखो पुरवैया क्या होता है? जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी हवाएं आती है, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं को हम क्या बोलते हैं? पुरवैया कहते हैं। अगला आता है थार का अगड़ा। थार का अगड़ा किसे कहते हैं? चंदन नलकूप है। एक नलकूप है जिससे पानी निकाला जाता है, चंदन नलकूप, जिसे हम क्या कहते हैं? थार का अगड़ा। ये चंदन गांव है, चंदन गांव के अंदर खोदा गया है। इसका नाम जो है पृथ्वीराज है, लेकिन चंदन गांव के अंदर होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? चंदन नलकूप, जिसे हम थार का गड़ा कहते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगला आता है पीवना। पीवना क्या है? एक जहरीला सांप है। रेगिस्तान के अंदर सांप पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जहरीला सांप है कि पीवना है, जो श्वास के द्वारा लोगों को जहर देकर मारता है। तो ये आज हमने देखा था कि जो अपना जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसके बारे में हमने पढ़ा था। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। तब तक घर में रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।